हाँ आ जाओ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लिया था ना। हुंड्स का जो रूल है वो भी हमने सीखा था। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये भी समझा दिया था। आज मैं तुम्हें कुछ आयंस का दिखाऊंगा करके कॉन्फ़िगरेशन। किसका? आयंस का, है ना। देखो कैसे होता है। आयंस का हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आयनों का हिंदी में क्या लो, हिंदी में लिख लो तुम। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं इसको। आयंस कौन होते हैं? जैसे प्लस वाले हो गए या माइनस वाले हो गए ना, इनको बोलते हैं। तो अपन को ना प्लस वाले का करना है फिलहाल। मान लो हमारे पास सोडियम हो गया। कौन हो गया? सोडियम। तो सोडियम का तुम्हें करना आता है कॉन्फ़िगरेशन। भाई 11 नंबर पे है। क्या नंबर पे बताओ? 11 पे। तो क्या बनेगा? तो Na है। बताओ सोडियम का क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 10 हो गया ना। फिर कौन आता है? 3s1। अब हमने क्या करा, आयन कौन होगा? इसका जो आयन होता है ना वो Na प्लस होता है। कौन होता है? ये प्लस वाला होता है। तो यहां पर 11 हो गया। क्या हो गया? 11। अब 11 हुआ तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? 3s। भाई प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, मतलब डोनेट कर दिया। तो जो पहले उसमें 11 थे इलेक्ट्रॉन, अब वो कितने बचे? 10। तो अब हम 10 के लिए ही करेंगे। 1s2 2s2 2p6 गया। 3s में से 0 हो गया, गया, निकल गया। ना लिखो तो भी लिख दो, ऐसे करो 0 कर दो। अब देखो इसमें अगला हमारे पास होता है Cr। जानते हो सब लोग बचपन से, क्रोमियम मियम आता है इसके नाम के पीछे। तो कौन आ गया? 4 पे, 24 पे है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो 4s1 3d5 था ना, ये तो होता है। अगर इस पे 2 प्लस लग जाए, क्या लग जाए? 2 प्लस आयन है, ये क्रोमियम आयन है। तो बताओ आपने अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा था? एस में, 3d5 में ना। लेकिन आप पहले निकालोगे एस में से। एस में से क्यों? सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? 4s। आपने एस के ऊपर 2 क्यों लिया है? 1 क्यों लिया है? कल बताया था ना परसों, क्यों नहीं लिया मैंने यहाँ पर 2, 1 क्यों लिया है? भूल गए? दोबारा से घर तक पढ़ना नहीं ना एक बार अच्छे से। बेटा ये मैंने कहा था 2 यहाँ 4 होता है। अगर हम यहाँ 2 भर देते, कितने भर देते? तो 20 हो जाते ना। तो यहाँ कितना बचता? 4। अब ये हाफ फिल्ड नहीं है, 5 करने के लिए ट्रांसफर होता है उसमें, स्टेबल होने के लिए। इसीलिए कहते हैं घर से पढ़ के आया करो। तुम्हारे लिए भी जिम जरूरी नहीं है, ये पढ़ना जरूरी है। समझ में आया? 1 यहाँ 3d5। शरीर बनाने का मौका मिलेगा भाई 12वीं के बाद में, खूब कर लियो, बना लियो। 6 महीने में तो बन जाता है शरीर अच्छे से, है ना। 6 महीने में कुछ नहीं। बेटा हो जाता है। जो मेहनत करते हैं ना, 2-2 घंटे मेहनत करते हैं रोजाना, 4 घंटे हो गया तो बहुत बढ़िया बॉडी बनता है 6 महीने में, बिल्कुल तन मन धन लगा करके। उस समय फिर तुम्हें ये सीखने का मौका नहीं मिलेगा। अभी तुम ये सीख लो, बाद में कर लेना, है ना। बॉडी बनता है, बॉडी बनता है 30 के एज में भी। अगर मैं भी अभी जाऊंगा ना जिम में लगातार 6-7 महीने, बॉडी बन जाएगी, सब अंदर हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास समय ही नहीं है, हम पैसा कमा रहे हैं। जब नहीं कमा पाएंगे, जब चलेंगे ना। हाँ क्यों? ठीक है, ये चीज़ें बाद में होती रहती। देखो अब बताओ क्या करोगे? 1s2 2s, अरे गड़बड़ कर दिया। 2s2 2p कितना? 6 3s2 3p6। 2 निकालने हैं, 2 निकालने हैं ना। पहले एक एस में से जाएगा। एस में से क्यों जाएगा? डी में से क्यों नहीं? क्योंकि आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? 4s। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि आउटर मोस्ट सेल 4s क्यों है? तुम्हें कैसे पता है ना? तुम कल कैसे पहचानोगे? और तुम कल कैसे पहचानोगे कि आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? तो जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो आउटर मोस्ट सेल होता है। देखो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है। आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा? जो हाईएस्ट नंबर है। एन की वैल्यू कितना है? 4। देखो यार, ये एन की वैल्यू होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैंने आपको लिखवाया था। तो ये तुम्हारा एन की वैल्यू होता है, ये आउटर मोस्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो एस में से कितना गया? 4s 0। 3d में 4 थे ना, सॉरी 5 थे ना, 4 हो जाएंगे। 2 गए, कितने गए भाई? 2 प्लस है ना, तो 2 जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, कम हो गया। तो ये बनता है कॉन्फ़िगरेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आ जाओ, एफ की बात करो, आ जाओ एफ की।
एफ ही 26 नंबर पे है, ये सब सेम होता है, ये सब सेम। 4s2 3d6 होता है, कितना होता है? तो हम जैसे ही एफ ही 26 नंबर पे 2 प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो ये तो सेम रहेगा, 4s 0 हो जाएगा, 3d6 ही रहेगा। समझ में आया? दो कहां से गए? आउटर मोस्ट सेल में से। तुम बताओ मैग्नीज का क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? आपने एक 3D में से क्यों नहीं दे दिया? क्यों दूंगा? दो ही तो इन्होंने लूज किया है इसने, तो दोनों एस में से निकल के 2 इलेक्ट्रॉन, है ना? एक एक नहीं निकाल सकते। यहाँ पर एक एक क्यों निकालेगा? 2 निकालना है ना, तो एस में 2 थे, दोनों बाहर निकल गए। एक एस में से और एक डी में से। नहीं, दोनों एस में से निकले हैं ना, तो यहाँ पर एस में एक ही तो था, तो एक निकल गया। निकालने 2 थे, एक एस में से गया, एक डी में से गया, क्योंकि यहाँ पर एस में एक ही तो था, यहाँ पर एस में 2 था, तो दोनों निकल गए। ठीक है ना? यह मैग्नीज, यह 25 नंबर पर, ठीक है ना? आपको मैग्नीज का पहले करना है कॉन्फ़िगरेशन। चलो मैग्नीज 2 करना, 2 प्लस का करना, मैग्नीज 2 प्लस का करना, ठीक है ना? और फिर इसके बाद में तुमको करना एक और है, मैग्नीज 25 पे है Mn, 7 प्लस का भी करना है। क्या करना है? 7 प्लस भी करना है, ठीक है ना? इसे दिखाओ करके फटाफट से, देखो कैसे करना है। भैया हमारे पास मैग्नीज हो गया है ना, 25 नंबर पे है, तो तुम यहाँ पर 4s2 लिखते और 3d5 लिखते। अगर यहाँ पर +2 नहीं होता तो लिखते ऐसा, +2 आ गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने, तो यहाँ से जाएगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। ये है कॉन्फ़िगरेशन। अब 7 हो गया, तो वहाँ तक तो सेम रहेगा इसका भी, 4s में से भी जाएगा दोनों और 3d में से भी गया कितना? 5, 7 गया ना कुल इलेक्ट्रॉन, तो ये मैग्नीज 7 प्लस होता है, ठीक है ना? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अब हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था ये टॉपिक, मतलब कि मैकेनिकल क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, है ना? तो उसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से स्टार्ट किया था। हमने यहाँ पर जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अब आएगा, अब पढ़ेंगे, ठीक है ना? कैसे बताया था उसने, एन एल, याद है वैल्यू? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, फिर एल आया था, फिर एम एल। ये तीनों नंबर आए कहाँ से थे? हमने बस आपको लिखवा दिया था, लेकिन आया कहाँ से? ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सॉल्व होकर के आता है। कहाँ से आता है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सॉल्व होकर के आता है। तो लिखो हेडिंग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम 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 मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये हमने स्टार्ट किया था टॉपिक पहले, तो फिर मैंने आपको इसमें क्वांटम नंबर्स पढ़ाया था, है ना? अब मैं यहाँ पर तुमको बताऊंगा कि आया कहाँ से था। लिखो दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल। ये 2 प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कितने पर बेस्ड है? 2 प्रिंसिपल। पहला कौन सा? देखो आपको याद है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर पढ़ाया था, एक तो उस पर, और एक डी ब्रोगली। कौन था वो? डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, याद है? देखो कौन कौन से 2? पहला डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, ये तो है। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, इसने क्या कहा था? इसने समझाया था इट एक्सप्लेन वेव नेचर। कौन सा नेचर? याद है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इसने एक्सप्लेन किया था। इसने कहा था ना कि अगर तुम किसी पार्टिकल को जिसका मास m हो, अगर v वेलोसिटी से अगर तुम इसको कर देते हो एक्सेलरेट, तो ये वेवलेंथ में कन्वर्ट होता है, लैम्डा। याद है? लैम्डा इक्वल टू h/p। h/p में p था बेटा, वो नहीं, लैम्डा इक्वल टू h/p। p कौन था? h/mv, ये मोमेंटम।
ये पढ़ाया था आपको डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, टॉपिक खोलो उसमें देखो ध्यान से। अगर कोई मास m पार्टिकल का है, अगर कोई पार्टिकल m मास का है, अगर हम उसको v वेलोसिटी से करेंगे एक्सेलरेट, तो उसमें क्या आता है, उसमें लैम्डा वेव लेंथ होती है उसकी। इसने कहा था पार्टिकल सॉरी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रूफ किया था। और अगला कौन था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल। घर पे नहीं पढ़ाना इसलिए तुमको याद नहीं, सब भूल गए तुम 2 दिन में, तो तुम कुछ नहीं आएगा। तो हाइजेनबर्ग, हाइजन लिखो, हाइजन HE होता भैया, हाइजेनबर्ग स्पेलिंग यार तुम लोग देखना, ठीक है ना, ठीक है ना। हाइजेन, अच्छा इसकी स्पेलिंग गलत कर रखी ना, HEISEN, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस पर बेस्ड। अच्छा इसने क्या कहा था प्रिंसिपल ने, इस प्रिंसिपल ने कहा था कि आप किसी भी पार्टिकल का यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व कर रहा है, एक ही समय पे आप एक्यूरेट वेलोसिटी या फिर एक्यूरेट पोजीशन स्थिति पता नहीं कर सकते, इसने कहा था ऐसा, ठीक है ना। तो इन 2 प्रिंसिपल पर बेस्ड है क्या चीज, हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना। और इन्हीं पर बेस्ड श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट है, कौन है, श्रोडिंगर, नाम सुना है नहीं। आप, सुनो पहली बार। तो हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्या नाम दिया इसको, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, ध्यान रखना, श्रोडिंगर, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। ये बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन जो है उसने दिया था निकाल करके, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया उसने, ठीक है ना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखो हेडिंग फटाफट से, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस भाई साहब ने ना सॉल्व किया अपने इक्वेशन को, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या था हमारा वेव इक्वेशन, इसने दिया था इक्वेशन, देखो था क्या इक्वेशन, एनसीईआरटी में इतना ज्यादा नहीं है डिटेल, ठीक है ना, लेकिन अब मैं आपको समझा रहा हूं। डेल्टा साइन स्क्वायर अपॉन सॉरी डेल्टा स्क्वायर साइन, इसको साइन पढ़ते हैं ठीक है ना, ये साइन है क्या बताऊंगा, डेल्टा स्क्वायर साइन अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स देख रहा है आपको, ये हमारा डेल्टा है, उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, फिर डेल्टा एक्स इस पर स्क्वायर होगा। याद आपको 3D में पढ़ा था, 3D कहा था मैंने, एक्स वाई जेड 3 होते हैं एक्सिस, तो पहला हो गया तुम्हारा एक्स पे, फिर डेल्टा स्क्वायर साइन अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर, हाँ तो साइन पढ़ते हैं SAI साई, ठीक है ना, सॉरी PSI गलत पढ़ दिया मैंने, PSI साइन पढ़ते हैं इसको, ई साइलेंट है उसमें, साइन पढ़ते हैं। क्या बता रहा है साइन, बताता हूं अभी आगे, ठीक है ना, आगे भी काम आएगा इसलिए आपको समझना जरूरी था, पहली बार आ रहा है लाइफ में ये। साइन क्या रिप्रेजेंट करता है बताऊंगा, नाम इसका साई है, जैसे ना आप ये पढ़ते हो लेमडा, कोई बोले क्या है, तुम बोलते हो लेमडा, क्या है, लैटिन टर्म है ना, ऐसे ये यहाँ पर साइन कोई लैटिन टर्म है, साइन बोलते हैं, काम क्या है अभी आगे बताऊंगा, ठीक है ना। फिर हमारे पास में आता है लेमडा स्क्वायर साइन अपॉन लेमडा जेड स्क्वायर, 3D में इसलिए प्लस 8 पाई एम अपॉन, इसमें क्या आता है अपॉन एच स्क्वायर, एच क्या सब लोग जानते हो ना, प्लांक्स क्वांटम, और यहां पर आता है ई माइनस वी, क्या आता है ई माइनस वी साइन इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्या कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसे कहते हैं। श्रोडिंगर ने कौन सा इक्वेशन दिया था, कोई पूछे तो बताना, ये वाला इक्वेशन दिया था, आप इसको याद रखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं पर ये क्या है, ये जो बनाया ना ई माइनस वी, सब बताऊंगा ई क्या है वी क्या है, ये 3D में होता है ना, 3D में एक्स वाई जेड में, तो ये वही है एक्स वाई जेड, देखो 3D में। ऊपर साई क्या बता रहा है, साई ये यहां पर एक टर्म आया तुम्हारी लाइफ में पहली बार, ये हमारा साई, इसको हम लोग पढ़ते हैं PSI, क्या बता रहा है, ये वेव बता रहा है, वेव क्या बता रहा है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या वेव फंक्शन, ये ठीक ठीक से वेव
फंक्शन, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहा है कहां, चारों ओर। वेव फंक्शन याद आपको जब कहा था उसने, किसने, भाई साहब डी ब्रोगली ने, तुमको याद होगा मैंने पढ़ाया था, यहां पर एक न्यूक्लियस था, फिर यहां पर कौन था, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा था, याद है, ये नंबर ऑफ वेव। तो जब ये वेव है तो वेव को कैसे दिखाएं, वेव फंक्शन साइन से, ठीक है ना। वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका वेव फंक्शन साइन रिप्रेजेंट करता है। वेव का मतलब उसमें वेवलेंथ होगा, ठीक है ना। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करा गया, क्या क्या इसको लिए सॉल्व किया गया है ना, ठीक है ना, तो उसको सॉल्व करके तीन वैल्यू निकल के आई थी, एन, एल और एम एल, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके आया था जो आपने पढ़ लिया है पीछे। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एम एल मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों जो वैल्यू निकल के आई थी ना, इन्हीं को सॉल्व करके निकल के आया था, ठीक है ना। मैंने आपको पढ़ा दिया वो, लेकिन वो आया कहाँ से था अब बता रहा हूँ। कोई पूछे वैल्यू कहाँ से निकल के आया, तो कहना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके श्रोडिंगर ने निकाला था, ठीक है ना। इसको पूरा सॉल्व अब तक कर नहीं पाया अच्छे से कोई भी, लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए कंप्लीटली सॉल्व हो गया है, और बाकी एटम्स के लिए पार्सली सॉल्व हुआ है। पार्सली मतलब होता है कुछ सॉल्व है कुछ सॉल्व नहीं हुए। भैया हाँ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इसका क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसने कहा था हाइजेनबर्ग ने कि कोई इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, आप एक ही टाइम पर एट ए टाइम उस इलेक्ट्रॉन की जो घूम रहा है पोजीशन पता नहीं कर सकते एक्यूरेटली, या फिर अगर पोजीशन आप कर लोगे पता एक्यूरेटली तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो पता नहीं कर सकते। अब जिसमें वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन में, वो बहुत छोटा इलेक्ट्रॉन है, बहुत कम मास है, तो वेव की तरह बिहेव करता है। वेव किसकी तरह, वेव। तो यहाँ पर वेव पर ये बेस्ड है पूरा। वेव समझता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं परपेंडिकुलर, तो ये इसके अंदर वेवलेंथ वैसा कुछ है ना। तो वेव नेचर तभी तो सॉल्व हुआ है थोड़ा बहुत। तो साइन हमारे पास यहाँ पर आएगा साइन, मतलब इस प्रिंसिपल को जो दिया श्रोडिंगर ने, उसने पहले हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली दोनों को समझा क्यों बता क्या रहा है। तो हाइजेनबर्ग ने और डी ब्रोगली ने मिलकर कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ना, वो पार्टिकल के जैसे नहीं घूमता है, वो वेव के जैसे घूमता है। कैसे, वेव। उस वेव को देख करके इसने कहा ओ इसका मतलब जिस जैसे लाइट आती है ना अर्थ पे वेव के फॉर्म में, ऐसे इलेक्ट्रॉन भी घूमता है वेव के फॉर्म में। तब इसने कहा कि जब वेव के अंदर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन की भी होती होगी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो उसी वेवलेंथ को डी ब्रोगली ने समझाया था। तो उस पर ही बेस्ड श्रोडिंगर ने ये दिया है इक्वेशन, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली प्रूव है तीन, एम एल, एन, एल और एम एल। बाकी तीसरा चौथा था, हाँ वो प्रूव नहीं है, वो थ्योरेटिकल है। तो जो तीन वैल्यू निकल के आई थी एक्सपेरिमेंटली, कहा था ना मैंने एक्सपेरिमेंटली आया है, वो एक्सपेरिमेंटली कहाँ से आया, श्रोडिंगर ने दिया था, इस इक्वेशन को बना करके सॉल्व करा था उसने, ठीक है ना। उसने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा एटम्स के ऊपर, फिर देखा उसने ग्राफ बना करके उसमें, तब निकल के आया था। तो साइन क्या कहता है, साइन कहता है वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। साइन ये भी रिप्रेजेंट करता है कि एम्पलीट्यूड कितना है। देखो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, उसमें अगर वेव नेचर है, तो वेव कैसा होता है, ऐसा होता है। कैसा होता है, याद है, ऐसे तो चलता है आगे, तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे बढ़ता है आगे। तो इसकी जो हाइट है, इसकी जो ये साइन ही होता है, एम्पलीट्यूड बताता है, ठीक है ना। तो लिखो ये साइन ऑल्सो रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, इज ऑल्सो रिप्रेजेंट या रिप्रेजेंटेड द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, इलेक्ट्रॉन्स वेव। इलेक्ट्रॉन के वेव को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, समझे। तो ये हमारा होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। साइन ऐसे यहाँ पर होगा, ऐसे यहाँ पर होगा, तो ये से हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, है ना। अच्छा देखो मैच करके ऑन भी कर रहा हूँ कैमरा, तो हाथ अपना आप आगे बढ़ रहा है, फिर पीछे आ रहा है।
हाँ हाँ, अब पता नहीं रात में क्या होगा, अपने आप पता नहीं। ठीक है, देखो ई क्या है, टोटल एनर्जी। ई यहाँ पर क्या है बताओ, था ना इसमें ई था अभी। ई क्या है इसमें, इसमें है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन सेल, इन गिवन सेल। वी यहां पर क्या है, वी यहां पर है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन सेल, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पूरा लिख रहा हूं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन सेल, इन गिवन सेल। ठीक है ना, ये हमारा ई क्या था उसमें और वी क्या था। अब ये जो इक्वेशन है जो मैंने ऊपर अभी लिखा था उसे पूरा सॉल्व कर दिया। दिस इक्वेशन इज कंप्लीटली सॉल्व्ड, लिखो दिस इक्वेशन इज कंप्लीटली सॉल्व्ड, इज completely solved for H atom, for hydrogen atom, and partially solved for other atoms, other atoms। बात समझ में आ रही है आपको? यानी साइन रिप्रेजेंट करता है कि कोई जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसकी जो वेव है, वेव उसकी एम्पलीट्यूड कितनी है उसे रिप्रेजेंट करता है ना, या फिर आप कह सकते हो वेव फंक्शन। ई यहां पर क्या होगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन सेल, और जो हमारे पास वी होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन सेल। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है हमारा, ये कंप्लीटली सॉल्व हो गया है फिर फॉर एच एटम और पार्शियली फॉर अदर एटम। इन्हीं को सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यूज होती है क्वांटम नंबर्स कितने थे, 4 थे कुल। 4 में से एन था कौन सा, प्रिंसिपल, एल था कौन सा, एजीमुथल, और जो एमएल था वो था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैंने कहा था फोर्थ जो थ्योरेटिकली दिया गया था वो था एमएस स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है ना, यू हैव टू बी लर्न दिस इक्वेशन, ओनली माइंड में रखो। ठीक है ना, रटना कुछ नहीं है। 4 ये कहाँ से आया, इसको सॉल्व करके आया। किसने सॉल्व किया, श्रोडिंगर भाई साहब ने। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली, बस और कुछ नहीं करना तुम्हें इसमें याद। साइन क्या कहता है ये ध्यान रखना है। अब एक नया टर्म आएगा साइन स्क्वायर, कौन आएगा, अब हम साइन पे ना स्क्वायर लगा देंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। याद है आपको मैंने ऑर्बिटल्स बताया था, क्या होते हैं ऑर्बिटल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड का वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल्स। तो उसे रिप्रेजेंट करा श्रोडिंगर ने कैसे, साइन स्क्वायर से। किससे, हाँ साई मोड का स्क्वायर कर देंगे ना। तो अब यहां से मैं इसमें लिखो बराबर, ये छाप लिया सारा कुछ। चलो अब आगे हम लोग बढ़े इसमें। देखो क्वांटम नंबर एन, एल एंड एम, क्वांटम नंबर एन कोमा एल एंड एम एल आर कॉन्स्टेंट। एम एस तो थ्योरेटिकल था ना, आर कॉन्स्टेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, कॉन्स्टेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है ना, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कांस्टेंट था ये। अलग पता कहां से आया था ये पढ़ाना तुमको जरूरी था, बस मुंह से पढ़ लिया क्वांटम क्या होता है कि कहां से आया, यहां से आया। ठीक, एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम इट, एंड आर है ना कांस्टेंट, एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम इट, और यहां से क्या कर दिया, इसको ड्राइव कर दिया। ठीक है ना, वेयर एज
वेयर एज MS was theoretically considered है ना, इसको हम लोगों ने थियोरेटिकली मान लेते हैं ना, MS was theoretically considered। कर लो कॉपी, ठीक है ना, यहां से निकल के आया था ये। तो अगर हमें कोई क्या देगा, ऑर्बिटल, फॉर अ गिवन ऑर्बिटल, मान लो हमारे पास क्या है, फॉर अ गिवन ऑर्बिटल, कोई मान लो हमारे पास ऑर्बिटल है, फॉर अ गिवन ऑर्बिटल, अगर कभी हमको ये लिखा हुआ दे दिया किसी ने, साई 321, क्या बोल दिया, साइन 321, हाँ 321, आपको ना ये तुम्हारा एग्जाम्पल बनाऊंगा, ठीक है ना, देखो इधर साइन एन, सॉरी एन क्लियर कर इधर, एन एल और एम, ये ध्यान रखना है। साइन, साइन मतलब समझते हो है ना, एन एल एम क्या मीनिंग है इसका, एग्जाम्पल के फॉर्म में हमने यहां पर देखो ये लिया हुआ है, अगर साइन एन एल एम है, इसका मतलब क्या है कि एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सेल, एल बता रहा है सब सेल, और एम बता रहा है उसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं। अगर यहाँ पर 3 है तो एन का मतलब 3, 2 है तो एल का मतलब 2, और 1 है मतलब एम एल इक्वल टू 1, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे 0 आएगा ना इस पे, अच्छा अगर 1 हो तो क्या होता है, हाँ ठीक है ना, अगर 410 होगा तो क्या होगा बताओ, अब बताओ ये किस में होगा, 3D में नहीं होगा भाई, थर्ड सेल होगा, L2 का होता है, D के लिए नहीं होता है, अरे भैया N3 है, अगर L के लिए कितना 2 होगा तो D ऑर्बिटल नहीं होगा, तो 3D, और ये कितना है, ML 0 है ना, तो 3D हो गया इसमें। अब मुझे आप लोग बताना कि ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, साइन से हम लोग पता करते हैं, साइन से 410, बताओ इसमें कौन सा ऑर्बिटल होगा, यहाँ पर 3D था, ये बताओ कौन सा होगा, ये 0 पता लगा ना कहाँ से कहाँ तक आता है, ML की वैल्यू -L2 कहाँ आता है, L आता है ना, तो -2 से लेकर कहाँ तक, 2 तक, तो उसी बीच में 0 भी आ जाएगा, तो ऐसे ठीक है ना। अब ये बताओ कौन सा होगा ऑर्बिटल, ऐसा आपको लिख के मिलेगा साइन की वैल्यू, तो आपको ऑर्बिटल्स बताने होंगे, बताओ कौन सा ऑर्बिटल्स है। देखो भाई यहां पर 4 है ना, तो एन की वैल्यू 4 हो गया, एल की वैल्यू कितनी है 1, अब अगर एल 1 है तो पी ना होगा ना, 4 आ जाएगा, 4p होगा ये, अरे एल की वैल्यू कितनी 1 हो गई, अगर एल की वैल्यू 0 हो तो एस होता है ना, 1 हो तो पी होता है, तो 4p ऑर्बिटल है, कौन सा है ये, तो आप ऐसे देख करके बता सकते हो वेव फंक्शन को, ठीक है ना, ऑर्बिटल्स कैसे निकलता है, ठीक है। इसके बाद आता है नोड्स, क्या आता है, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन जो साइन हो, ये 2 टाइप के होते हैं साइन, वेव फंक्शन तो है साइन, तो वेव फंक्शन यानी कि साइन हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन यानी कि साइन, ये 2 टाइप के होते हैं भाई साहब, एक होता है रेडियल पार्ट, एक होता है एंगुलर पार्ट, ध्यान रखना, रेडियल पार्ट, रेडियल पार्ट ये नाम है इसका, ठीक है ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, साई स्मॉल आर से, या फिर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं आर आर से, और एक हमारे पास में कौन होता है, एंगुलर पार्ट, एंगुलर पार्ट, एंगुलर पार्ट, इसको हम लोग साई फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। वेव फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट, इस बात का ध्यान रखें।
अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि दूरी कितनी, डिस्टेंस कितना है, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। इसमें लिखो इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस। और किस पे होता है डिपेंड ये? इट ऑल्सो डिपेंड, इट ऑल्सो डिपेंड्स। तुम्हारे स्कूल लेवल पे ना क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा कुछ भी, ठीक है ना। ये तुम्हारे बुक में था, इसे मैं तुम्हें पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए, और मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ तो कोई ये ना कहे कि पूरा नहीं पढ़ाया चैप्टर, ठीक है ना। तो मैं इसलिए से पूरा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तुम्हारे स्कूल लेवल पे क्वेश्चन यहाँ से इतना नहीं पूछेगा, लेकिन जो कंपटीशन लेवल होता है ना, वहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। समझ में आया? इट डिपेंड्स, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेडियल पार्ट, ऑन रेडियल पार्ट। रेडियल पार्ट कौन होता है? एन एंड एल। एन जानते हो ना, नंबर ऑफ सेल, एनर्जी या शेप। एन से क्या पता पड़ता है आपको? एन से आपको पता पड़ता है एनर्जी का, है ना। और एल से पता पड़ता है शेप का, किसके? ऑर्बिटल का। ये डिपेंड किस पे होता है? ये डिपेंड करता है एंगल पर। इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द एंगल मेड विद एक्सिस। भाई तीन एटम होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस, तो उन पे एंगल कैसा बन रहा है उस पर डिपेंड करता है ये, है ना। इसका ध्यान रखना। इट डिपेंड्स ऑन एल, इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एल एंड एम। एल क्या है बताओ? ऑन, इधर लिख देना ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब उसका एक्स वाई जेड एक्सिस पर कैसे बनता है, 4 है कि 5 है ना, ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी हमें इसमें ना ज़्यादा डीपली जाना नहीं है। अब देखो यहाँ पे नोड्स, हमें एक चीज और पढ़ना है, नोड्स क्या होते हैं। चलो तो इसके बाद में ना नोड्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। नोड्स, नोड्स तो उसमें लिख रहा है बुक में, नोड्स क्या होते हैं। नोडल प्लेन पता? नोडल प्लेन तो कितने होंगे प्लेन ये नोडल, ये हमें यहाँ से पता लगेगा। नोड्स, वैसे आप लोग इस बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग इसको ना इतना ही रखते हैं, अच्छे से पढ़ो, है ना। मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ाए इसमें डिटेल में। अगर सारा लेक्चर देख लोगे, ये 28वां लेक्चर होगा मेरे ख्याल से आसपास, 29वां लेक्चर होगा, ये 29वां होगा, हाँ। अब तक मैंने 28 बना दिए हैं, 29वां लेक्चर है, और डिटेल पढ़ाया मैंने पूरा, इतना बड़ा चैप्टर है ये। और यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, एक क्लास हो लगेगा, 30 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है ना। चलो थैंक यू।